हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में। काफ़ी गैसेस के केस में देखा गया कि अगर हम उन्हें नॉर्मल कंडीशन पे प्रेशराइज कर दें या उन्हें कूल डाउन कर दें तो उनको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, ये सभी ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर अगर हम रूम टेम्परेचर पे इनको प्रेशराइज कर दें या हम ऑर्डिनरी प्रेशर के कंडीशन दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट प्रेशर पे हम इन्हें कूल डाउन कर दें तो इनको लिक्विफाई किया जा सकता है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट जो गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, इन गैसेस के केस में रूम टेम्परेचर पे इनको प्रेशराइज करने से लिक्विफाई करना डिफ़िकल्ट है। तो जैसे जैसे स्टडीज़ हुई तो ये पता चला कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। और इस पॉइंट को बेसिकली डिस्कस किया गया थ्रू दी थॉमस एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थॉमस एंड्रयू ने बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के प्लॉट्स किए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम के प्लॉट्स को हम बोलेंगे आइसोथर्म। तो इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे थॉमस एंड्रयूज के एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। तो सबसे पहले जो प्लॉट है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच है एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइडल बिहेवियर शो करेगा। मीन जो प्रेशर और वॉल्यूम की कर्व है आपको N और O नजर आ रही है, दैट इज एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडल बिहेवियर। और आपने बॉयल्स लॉ के अंदर भी देखा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व है दैट इज अ रेक्टेंगुलर पैराबोला। तो इस टाइप का आपको कर्व मिलेगा प्रेशर और वॉल्यूम का, जैसा आइडल गैस के केस में मिलना चाहिए। अब जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा तो इस कर्व में क्या स्टार्ट हो जाएगा, डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे तो आइडल नेचर शो हो रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के प्लॉट्स में। अगर आप देखोगे पहला टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपके पास जो कर्व बना एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के अंदर वो था ABCD का। तो जब हम लो प्रेशर के जोन में, एक पॉइंट पे लो प्रेशर का जोन है, गैस का वॉल्यूम बहुत हाई है, तो गैस को कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो गैस के वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। तो A से B तक CO2 जो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बट B पॉइंट से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि B पॉइंट के बाद अगर प्रेशर में थोड़ा सा भी क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है B पॉइंट के बाद, B से लेके C तक प्रेशर में चेंज बहुत स्मॉल है, बट वॉल्यूम का जो डिक्रीज है दैट इज शार्प। इट मींस गैस क्या हो रहा है, लिक्विफाई हो रहा है, गैस की कन्वर्जन हो रही है लिक्विड स्टेट में। क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल्स का वो गैस स्टेट के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होगा। तो B पॉइंट पे गैस की लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया और C पॉइंट तक आते आते लिक्विफिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इट मींस B से लेके C तक जो पॉइंट है आपके पास, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आपको नजर आ रहा है कर्व का, वहां पे लिक्विड और गैस स्टेट इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे B से C पॉइंट के बीच। C के बाद अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो आपके पास एक स्टीप कर्व बनेगी। तो आप देखोगे भी हाई प्रेशर अप्लाई करने से भी वॉल्यूम का जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है। इट मींस लिक्विड्स को कंप्रेस करना क्या है, मुश्किल है। ये इंडिकेशन दे रहा है कौन सा कर्व, स्टीप कर्व आपके पास जो C पॉइंट के बाद बन रहा है। तो C से लेके D पॉइंट तक CO2 लिक्विड की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब जो आपके पास B से लेके C पॉइंट का केस है, वहां पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट। क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और वेपर क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो BC जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन का कर्व है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड CO2। अब अगला जो आइसोथर्म है वो प्लॉट किया गया 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप देखोगे कि जो कर्व आपको F, G, H और I नजर आ रहा है उसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब लिक्विफिकेशन G पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है और H पॉइंट तक लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया एट हाई टेम्परेचर। और दूसरा आप देखोगे जो वेपर प्रेशर है CO2 का, अब वो हायर आ रहा है पहले से। B और C पॉइंट से अगर कंपैरिजन करोगे G और H पॉइंट का, तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड CO2 क्या आएगा, हायर आएगा। तो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉरिजॉन्टल पोर्शन की विड्थ कर्व के अंदर जो थी वो
रिड्यूस हो गया, प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल पोर्शन कंपैरेटिवली 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर है। अब जैसे ही इस प्लॉट को आगे हम देखें आइसोथर्म को 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल पोर्शन बिल्कुल एक पॉइंट तक ही पहुंच गया। अब जो ये पॉइंट है दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द CO2 गैस, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल आइसोथर्म, दैट इज जो आपको कर्व नजर आ रहा है J से लेके K तक, तो ये है क्रिटिकल आइसोथर्म फॉर CO2। वाई आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बीच आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। आपने देखा है कि BC और GH कर्व पे लिक्विड और गैस क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, बट इस पॉइंट पे पहुंच के लिक्विड और गैसेस स्टेट के बीच डिस्टिंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट के जो बीच सेपरेशन होगी बाउंड्री की, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इस पॉइंट पे पहुंच के जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, ये सारे प्रॉपर्टीज दोनों स्टेट के लिए क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, क्रिटिकल पॉइंट का। क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच के दोनों स्टेट्स के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम हो जाएगी और लिक्विड और गैसेस स्टेट के बीच जो बाउंड्री है जो उनको सेपरेट कर रही है वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। और एक पॉइंट, अगर हम इस y पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो स्लोप होगी टेंजेंट की, वो dp/dv जो कि इसकी स्लोप बताएगा, वो क्या होगा, 0 होगा। मींस यहाँ पे आके सारे पैरामीटर क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब जो 30.98 है वहां पे हॉरिजॉन्टल पोर्शन आपको नजर आ रहा है कि एक पॉइंट तक ही सीमित हो गया। अब उसके बाद अगर आप हायर टेम्परेचर देखोगे 31.1, वहां पे आपको कर्व के अंदर कोई हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं नजर आएगा। जब तक कर्व्स के अंदर आपको डिफरेंट आइसोथर्म में हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिल रहे हैं, इट मींस ये इंडिकेशन है किसका, गैस के लिक्विफाई होने का। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा लिक्विफिकेशन का। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करना कहां तक पॉसिबल है, किस टेम्परेचर तक पॉसिबल है, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पॉसिबल है। तो 30.98 वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर तक हम CO2 को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। इससे अगला कोई भी टेम्परेचर हो और आप कितना ही हाई प्रेशर अप्लाई कर दो, लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट आएगी कि किसी भी गैस के लिए एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिससे गैस की लिक्विफिकेशन होगी, दैट विल बी क्रिटिकल प्रेशर। अब जब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर हैं आपके पास, तो गैस के 1 मोल द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा दैट विल बी क्रिटिकल वॉल्यूम। तो सबसे पहले गैस के लिक्विफिकेशन के लिए टेम्परेचर का आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेम्परेचर तक गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना किसी भी गैस की लिक्विफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर पे हम कितना मिनिमम से मिनिमम प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं उसे बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। अब जब दोनों पॉइंट्स फिक्स हो गए तो 1 मोल ऑफ गैस जितना क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दैट विल बी क्रिटिकल वॉल्यूम। ये तीन आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। कौन से पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट y पे, वहां पे लिक्विड और गैसेस स्टेट के बीच डिस्टिंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों स्टेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब CO2 के लिए जो वैल्यूज आ रही हैं दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम इज 95.6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, जो प्रेशर है दैट इज 73.9 एटमॉस्फेरिक यूनिट और जो टेम्परेचर है दैट इज 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेसिकली हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि किसी भी गैस की लिक्विफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो ये एंड्रयूज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। अब उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपको हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिल रहे हैं इन कर्व्स के, अगर हम इन हॉरिजॉन्टल पोर्शन के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें तो आपके पास एक डोम शेप की कर्व बनेगी। और इस कर्व का जो ये सारा सरफेस है
दैट विल बी नोन एज सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बिकॉज इस पूरे जोन के अंदर आपको लिक्विड और गैसेस स्टेट इक्विलिब्रियम के अंदर मिलेंगे। अब इसके जो ये वाला साइड, इस साइड वाला पोर्शन होगा, वहां पे आपको लिक्विड स्टेट मिलेगा और इस साइड वाले पोर्शन में आपको गैसेस फेस मिलेगा। इस जोन के अंदर आपको, पूरे जोन के अंदर लिक्विड और गैसेस फेस इक्विलिब्रियम के अंदर मिलेंगे। मींस इस पार्ट में दो फेस आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म अराइज होता है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या है कि अगर हम ए पॉइंट से गैस को पी पॉइंट तक ले जाएं बाय इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर, आइसोथर्म हमने डिफरेंट देखना है। आपके पास जो आइसोथर्म है वो है L से लेके M तक, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम A पॉइंट से P पॉइंट तक मूव करें बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्ट, उसके बाद इस P पॉइंट से हमने पहुंचना है पॉइंट Q तक बाय द इंक्रीज इन प्रेशर। तो P पॉइंट से लेके Q तक हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया। तो पहले हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। अब अगर हम Q पॉइंट के बाद टेम्परेचर में डिक्रीज करें, तो टेम्परेचर में डिक्रीज करने के बाद जब आप इस R पॉइंट को क्रॉस करोगे तो आप क्रिटिकल आइसोथर्म के पॉइंट को क्रॉस कर रहे हो। तो जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करोगे, आपके पास जो सब्सटेंस की स्टेट होगी वो कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी इस पूरे जोन में। तो आपने देखा कि आपने स्टार्ट किया था गैसेस स्टेट में, A से लेके P तक आपके पास गैसेस स्टेट ही था, P से लेके Q के पोर्शन में भी आपके पास एक ही स्टेट था, और उसके बाद जैसे ही आपने इस क्रिटिकल आइसोथर्म को क्रॉस किया तो उसके बाद आपके पास लिक्विड स्टेट आया। इट मींस गैसेस की लिक्विफिकेशन पॉसिबल है बिना दो फेसेस के कोएग्जिस्ट किए, क्योंकि आप इन प्लॉट्स में देखोगे तो लिक्विड और गैसेस स्टेट क्या है, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, मींस इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पोर्शन के अंदर। बट गैसेस की लिक्विफिकेशन ऐसे भी पॉसिबल है कि हम एक सिंगल फेस को ही एग्जिस्ट करता देखें। तो आपको यहाँ पे A से लेके P तक पहले आपने हाई टेम्परेचर अप्लाई किया, फिर P से Q पॉइंट तक आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया, और उसके बाद टेम्परेचर लो कर दिया, और जब ये क्रॉस करेगा क्रिटिकल आइसोथर्म को तो उसके बाद किस फेस में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में। तो आपने A से स्टार्ट करके गैसेस स्टेट को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर, विदाउट दी कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू फेसेस। तो जब आपने दो फेसेस के कोएग्जिस्ट किए बिना ही गैसेस को कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। और जो आपका डोम शेप का ये वाला सरफेस है, दैट इज नोन एज सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखे यहाँ पे भी, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है और कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या है। अब हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट एंड्रयूज आइसोथर्म के अंदर देखा था कि आपके पास एक क्रिटिकल आइसोथर्म होगा और एक गैस का आइसोथर्म लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल पोर्शंस को ज्वाइन कराओगे तो आपके पास एक डोम शेप का कर्व बनेगा, और जो ये वाला पोर्शन है आपके पास डोम शेप का, इसके सरफेस को हम बोलते हैं सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इस सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर आपको लिक्विड और गैसेस फेस इक्विलिब्रियम के अंदर मिलेंगे, जबकि इस तरफ आपको लिक्विड मिलेगा और इस तरफ आपको गैस मिलेगा। मींस ये डोम शेप आपका जो कर्व है वो गैसेस स्टेट को लिक्विड स्टेट से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। मींस आपके पास डिसकंटिन्यूटी आ रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मैंने लास्ट भी डिस्कस किया था कि हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टू फेसेस। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास A पॉइंट है जो आपका कर्व लोअर टेम्परेचर पे आपने डिस्कस किया था CO2 के केस में 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से प्रेशर में इंक्रीज आएगा। तो आपका जो पाथ है वो A से लेके L तक का फॉलो होगा। अगर हम क्या करें, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो प्रेशर में इंक्रीज आएगा, तो A से L का पाथ फॉलो होगा। अब उसके बाद L के बाद पाथ फॉलो होगा L से लेके D का। अब हम प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो अगर टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। अब आपके पास जो D पॉइंट है, अगर आपने लास्ट कर्व के अंदर देखा तो ये सारा पोर्शन लिक्विड स्टेट का था, बट अब जो D पॉइंट है वो आपके पास क्या है, बेसिकली
हाईली कंप्रेस्ड गैस है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम क्या है, बहुत स्मॉल है। तो आप इसे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो, या तो हाईली कंप्रेस्ड गैस या आप इसे क्या कह सकते हो, लिक्विड। तो अब आपने देखा कि कहीं पे भी आपको इस जोन से पाथ ए से एल तक, एल से डी तक आपको दो फेज की कोएग्जिस्टेंस नहीं मिली, तो किसी भी तरह की आपकी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही भी गैस और लिक्विड कोएग्जिस्टेंस होने के कारण डोम शेप एरिया लाइक कर्व से सेपरेट हो रहे हैं। तो अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है कि देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। सो उनके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे स्पेशली वो यूज करेंगे फ्लूइड। फ्लूइड इज यूज्ड फॉर आइदर ए लिक्विड और ए गैस टू रिकॉग्नाइज दिस कंटिन्यूटी। इस पूरी कंटिन्यूटी को हम रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्लूइड वर्क को यूज करेंगे। अब हम लिक्विड को क्या मान सकते हैं कि लिक्विड क्या है, हाईली कंप्रेस्ड गैस है। अब जो लिक्विड और गैसेस हैं वो कब डिस्टिंक्शन में होंगे, तब होंगे जब टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो होगा और आपके पास जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू है दैट लाई अंडर द डोम शेप कर्व। इस एरिया के अंदर आपका कोई भी प्रेशर और कोई भी वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर बिलो होगा क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो इस पोर्शन में आप लिक्विड और गैसेस स्टेट के बीच क्या कर सकते हो, डिस्टिंक्शन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपके पास एक सेपरेट बाउंड्री होगी। जबकि क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच के जो क्रिटिकल टेम्परेचर है या क्रिटिकल आइसोथर्म का स्पेशल क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पे आपके पास सिर्फ एक ही फेस होगा। इट मींस जो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर है कोई भी, उस पे हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर ओनली। अकेला प्रेशर अप्लाई करना है। अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है तब हम उस सब्सटेंस की स्टेट को बोलेंगे वेपर स्टेट। तो अगर CO2 का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लो है तो उस टाइम हम प्रेशर की एप्लीकेशन से उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो वो CO2 की कौन सी स्टेट होगी, वो होगी CO2 की वेपर स्टेट। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। अब हम शुरू करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन के आइसोथर्म, और इन आइसोथर्म को यूज करके हम क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A एंड B। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वैन डर वाल इक्वेशन है जो वो इस फॉर्म के अंदर है, P + A अपॉन मोलर वॉल्यूम दैट इज फॉर द 1 मोल ऑफ गैस, उसका स्क्वायर इनटू मोलर वॉल्यूम माइनस वैन डर वाल कांस्टेंट B इज इक्वल टू RT। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और रीअरेंज करने के बाद इसे वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी वॉल्यूम रेज़ टू पावर 3 माइनस B + RT अपॉन P इंटू वॉल्यूम रेज़ टू पावर 2 प्लस A अपॉन P इंटू मोलर वॉल्यूम माइनस AB अपॉन प्रेशर इज इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन है आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसकी पावर 3 है। इट मींस इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे वॉल्यूम के किसी भी प्रेशर, टेम्परेचर A, B और R की वैल्यूज के लिए। तो जो 3 इसके रूट्स होंगे वॉल्यूम के, वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर अपने चेक करने हैं कि उन वॉल्यूम के रूट से हम कैसे क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम का प्लॉट करें हम अकॉर्डिंग टू दी वैन डर वाल इक्वेशन, तो टेम्परेचर T3 पे बिल्कुल ऐसा ही प्लॉट आएगा जैसा रियल गैस के लिए आपके पास ऑब्जर्व होगा। अब उसके बाद अगर आप क्रिटिकल आइसोथर्म पे देखोगे तो इस तरह का प्लॉट होगा, और क्रिटिकल आइसोथर्म से अगर लोअर टेम्परेचर T2 पे देखोगे तब आपके पास इस तरह का प्लॉट होगा जिसके अंदर आपको जो सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर डोम शेप एरिया है उसके अंदर आपको एक मैक्सिमम कर्व मिलेगा और एक मिलेगा मिनिमम कर्व, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लिक्विड और वेपर फेज क्या कर रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने देखा था कि सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर लिक्विड और वेपर स्टेट इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब आपके पास जो मैक्सिमम बड़ा एरिया है, ये बड़ा पोर्शन, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सुपर सैचुरेटेड वेपर को, और जो मिनिमम बड़ा एरिया आपको ये बड़ा नजर आ रहा है वो आपके लिए होगा सुपर हीटेड लिक्विड,
जो कि मेटास्टेबल स्टेट है दोनों की दोनों, और इन दोनों स्टेट्स को एक्सपेरिमेंटली अचीव किया जा सकता है अगर वॉल्यूम का चेंज बहुत ही स्लो हो। अब आपके पास जो पोर्शन बच रहा है बी सी डी, ये भी एक मेटास्टेबल पोर्शन है और इसकी स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगी। अब आपके जो जोन्स हैं अलग अलग, उन जोन्स पे हमने वर्कआउट करना है। सबसे पहले अगर आप देखो किसी भी प्रेशर P1 के लिए इस कर्व के ऊपर आपको 3 वॉल्यूम की वैल्यूज मिलेगी, दैट इज V1, V2 एंड V3। अब जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं उनके अंदर आप देखोगे जो A से लेके E तक की लाइन आपको नजर आएगी टेम्परेचर T2 पे, जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर है, उसके एंड पॉइंट A और E है। जैसा कि हमने लास्ट केस में देखा था कि हॉरिजॉन्टल पोर्शन बनता था, अगर हम बेसिक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को देखें एंड्रयूज प्लॉट में, वहां पर यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं बन रहा, आपके पास एक मैक्सिमा बन रहा है, एक मिनिमा बन रहा है, बट ए ई लाइन आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस ए से ई के बीच क्या हो रही है, लिक्विफिकेशन हो रही है, यहाँ पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए से ई का जो पोर्शन है इस मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर जो आपको हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन नजर आ रही है, वो कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड एंड वाइस वर्सा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए और बी ई पॉइंट तक आपके पास गैस और लिक्विड में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये होगा कि ए से ई पॉइंट तक गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या है, जीरो है, क्योंकि किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। तो इट मींस ए से ई पॉइंट के बीच जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज जीरो। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज बेसिकली वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन प्रेशर। इसको हम इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन दी पॉइंट ए एंड ई, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ए से ई के बीच जो वैल्यू आ रही है इस इंटीग्रेशन की वो जीरो आ रही है। जीरो आने का मतलब क्या है कि आपका जो ये वाला एरिया है ए बी सी और ए वाला और सी डी ई और सी वाला एरिया, वो दोनों इक्वल हैं, बट दोनों के जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। इसीलिए जो नेट आपकी वैल्यू है इंटीग्रेशन की वो क्या है, जीरो है इस पोर्शन में। इट मींस ये लाइन क्या कर रही है, जो ए से ई है वो इक्वली क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है। अब जो एरिया ए बी सी ए है वो एरिया सी डी ई सी के इक्वल है। अब आप देखोगे अगर प्रेशर P1 पे 3 आपको वॉल्यूम नजर आ रहे थे, V1, V2, V3। अब जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे T2 से क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ, तो क्या होगा, आपके जो 3 रूट है A, C और E पॉइंट पे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपको जाके पता है कि A की फेस एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड और सॉलिड फेस इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो जो 3 वॉल्यूम की वैल्यूज थी वो आपस में क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी, और किसकी इक्वल हो जाएंगी, वो क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएंगे। इट मींस उन वैल्यूज जो रूट थे आपके P1 प्रेशर पे 3, उनका डिफरेंस क्रिटिकल वॉल्यूम के साथ क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इन 3 रूट्स की जो वैल्यू है वॉल्यूम के वो क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल होगी। इट मींस तीनों रूट्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज V1, V2 एंड V3, जो मैंने Vm से लिख रखे हैं, उनका जो डिफरेंस होगा क्रिटिकल वॉल्यूम से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट क्रिटिकल आइसोथर्म दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो ये आपके पास बन गया मोलर वॉल्यूम माइनस क्रिटिकल वॉल्यूम का क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो ये इस फॉर्म में आएगा, मोलर वॉल्यूम क्यूब माइनस क्रिटिकल वॉल्यूम क्यूब माइनस 3 इंटू क्रिटिकल वॉल्यूम इंटू मोलर वॉल्यूम का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम स्क्वायर इंटू मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो मेरे पास ये इक्वेशन है वैन डर वाल इक्वेशन, जो कि मोलर वॉल्यूम की पावर 3 में है, और एक क्रिटिकल कंडीशन पे जब 3 रूट्स थे जो इस इक्वेशन के, उनका जो डिफरेंस है वो क्रिटिकल वॉल्यूम के साथ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्रिटिकल कंडीशंस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे क्रिटिकल स्टेज पे। क्रिटिकल स्टेज पे जो टेम्परेचर था वो क्रिटिकल टेम्परेचर से रिप्लेस हो जाएगा, प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म है मोलर वॉल्यूम के, उसका कोफिशिएंट देखोगे 3Bc है, और यहाँ पे B प्लस RT/P है। तो पहला आपका इक्वेट करके आपके पास बनेगा B प्लस RTC, क्योंकि टेम्परेचर क्रिटिकल है, तो डिवाइड बाय PC इज इक्वल टू
आपके पास आएगा 3Bc। अब आप उसके बाद मोलर वॉल्यूम की पावर 1 वाले को कंपेयर करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 3Bc² की, दैट इज A/Pc। अब आप जिसके अंदर पावर नहीं है, मोलर वॉल्यूम की 0 है, उसको इक्वेट करोगे तो आपके पास जो Vc का क्यूब है वो इक्वल आएगा A/Pc। तो आपके पास कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद तीन वैल्यूज आ गई। अब अगर हम इन्हें रीअरेंज करेंगे और मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपके पास इन दोनों इक्वेशंस को यूज करोगे आप, तो आपके पास आएगा Bc³ 3Bc² इज इक्वल टू AB/Pc, और ये वाली टर्म आपके पास बन जाएगी Pc/A। तो Pc से Pc कैंसिल होने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचेगी, A से A कैंसिल होने के बाद वो बचेगी वैन डेर वाल कांस्टेंट B, और इस तरफ आपके कैंसिल होने के बाद बचेगा Vc। तो Vc/3 आपका आ गया वैन डेर वाल कांस्टेंट B। तो Vc की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 3 टाइम्स ऑफ वैन डेर वाल कांस्टेंट B। तो किसी भी गैस का अगर आपने वैन डेर वाल कांस्टेंट B कैलकुलेट करना है तो आप उसके क्रिटिकल वॉल्यूम को 3 से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वैन डेर वाल कांस्टेंट। अब उसके बाद अगर हम इस Vc की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो 27B² आ जाएगा आपके पास इक्वल टू A/Pc। तो Pc की जो वैल्यू होगी दैट विल बी A/27B²। अब अगर हम Pc की वैल्यू और Vc की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आएगी वैल्यू ऑफ Pc दैट विल बी 8A/27 तो हमने वैन डेर वाल इक्वेशन के आइसोथर्म को एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ कंपेयर करने के बाद क्या कैलकुलेट कर लिया, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ वैन डेर वाल इक्वेशन के कांस्टेंट्स की फॉर्म में। बेसिकली वैन डेर वाल इक्वेशन हमें गैसेस का रियल बिहेवियर बता रहा है, और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है एंड्रयू एक्सपेरिमेंट के, हमने दोनों को कोरिलेट करके ही सॉल्व किया है। किस पर्पस को, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर को एक्सप्रेस करना था किस फॉर्म के अंदर, इन फॉर्म ऑफ वैन डेर वाल कांस्टेंट A एंड B। तो अगर किसी भी गैस के लिए हमें वैन डेर वाल कांस्टेंट A और B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम उस गैस के क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और वहां से हम वैन डेर वाल कांस्टेंट A और B की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे।